पीसीबी। आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरित शब्द है। कम्युनिस्ट शब्द का तात्पर्य है कॉमन या सामान्य। संप्रेषण शब्द के अंतर्गत प्रेषण क्रिया प्रभावी होती है, जिसका अर्थ होता है किसी विचार, संदेश अथवा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। संप्रेषण व्यापक संप्रत्यय है, जिसके अंतर्गत सूचना, विचार या संदेश भेजने का कार्य द्विपक्षीय या बहुपक्षीय होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया भेजने वाला या प्रेषक, सेंडर या प्राप्तकर्ता, रिसीवर के मध्य समान रूप से संचालित होती है तथा दोनों ही समान रूप से इस प्रक्रिया की सफलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में भावों तथा विचारों का एक पक्षीय स्थानांतरण न होकर पारस्परिक रूप से आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने भावों, विचारों एवं संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संप्रेषण प्रेषण करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, दूसरों की बातें सुनने की, विचार विनिमय करने की, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं, विचारों तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण में हम शाब्दिक, वर्बल एवं अशाब्दिक, नॉन वर्बल दोनों प्रकार के संकेतों का प्रयोग करते हैं। एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति चेष्टा अथवा अचेतन रूप से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। न्यूमर तथा समर के अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने की कला है। और दो व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं। एमरी तथा अन्य के अनुसार साधारण शब्दों के में संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं, यही इसका स्वरूप भी होता है। आप ध्यान रखेंगे कि अगर संप्रेषण का स्वरूप क्या है तो आप प्रकृति ही उसकी बताएंगे, ठीक है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर संप्रेषण की प्रक्रिया एवं प्रकृति एवं विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष बल दिया जाता है। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। संप्रेषण प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक एवं मानवीय वातावरण का भली भांति संचालन होता है। संप्रेषण में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष जैसे भावनाएं, विचार, संवेग, सूचनाएं एवं संवेदनाएं सम्मिलित होते हैं। संप्रेषण गयात्मक, डायनामिक प्रक्रिया होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया होती है, अतः पृष्ठपोषण होना भी आवश्यक है। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण, रियलाइजेशन समावेशित होता है, अर्थात यदि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश का संदर्भ सही ढंग से प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता तो संप्रेषण संभव नहीं हो सकता है। सूचनाएं वस्तुनिष्ठ होती हैं, जबकि संप्रेषण में व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः संप्रेषण एवं सूचनाओं में अंतर होता है। संप्रेषण प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला एवं दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। इसलिए इसे द्विवाही, टू वे प्रक्रिया भी कहते हैं, टू वे प्रोसेस। संप्रेषण के मुख्य कार्य सूचना प्रदान करना, संदेश प्रेषित करना, समन्वय स्थापित करना एवं परस्पर विश्वास जागृत करना। संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से दो मनुष्यों में मानवीय संबंध स्थापित एवं दृढ़ होते हैं। संप्रेषण के बिना मनुष्य अपने सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया को हम निम्न चित्रण द्वारा भली भांति समझ सकते हैं, देखते हैं। इस चित्र के अनुसार स्रोत से संदेश लिखित या मौखिक रूप से किसी न किसी माध्यम द्वारा प्रेषित किया जाता है। संप्रेषित संदेश जहाँ पहुँचता है वहाँ उसे पढ़कर जिसका संदेश है उसे पहुँचा दिया जाता है।
संप्रेषण की प्रक्रिया के घटकों को समझने के बाद ही उसकी प्रक्रिया को समझा जा सकता है। संप्रेषण प्रक्रिया के घटक निम्न हैं। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है, अगर आप डायग्राम भी बना देंगे ना शॉर्ट आंसर में, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। डायग्राम बहुत ज़्यादा, चित्र जो है बहुत ज़्यादा टीचरों को आकर्षित करता है नंबर देने के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं संप्रेषण माध्यम, फिर संप्रेषण में बाधक तत्व हैं, या उसके बाद प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, फिर अनुक्रियात्मक व्यवहार या पृष्ठपोषण प्राप्त होता है, फिर संप्रेषण माध्यम होता है। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, फिर स्रोत होते हैं। ठीक है। संप्रेषण सामग्री आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, लेकिन स्रोत से जल्दी स्टार्ट कीजिएगा आप, कि स्रोत से ही मेन होता है। स्रोत अगर होगा ही नहीं तो कहाँ से जाएगा संदेश। संप्रेषण स्रोत, कम्युनिकेशन सोर्स, यह संप्रेषण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना संप्रेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह संप्रेषण प्रक्रिया का वह प्रारंभिक बिंदु है जिसके विचारों तथा भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। संप्रेषण सामग्री, स्रोत अपने भावों विचारों को जिस रूप में माध्यम तक पहुंचाता है उसे संप्रेषण सामग्री कहते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया पर सामग्री की गुणवत्ता का बहुत असर होता है, क्योंकि सामग्री जितनी प्रभावशाली होगी संप्रेषण उतना ही दृढ़ होगा। संप्रेषण माध्यम, संप्रेषण माध्यम वे होते हैं जिनका प्रयोग अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने में किया जाता है। माध्यमों द्वारा प्राप्त भावों को समझकर प्राप्तकर्ता अपनी अनुक्रिया प्रकट करता है। ये माध्यम लिखित, मौखिक, शाब्दिक व अशाब्दिक किसी भी रूप में हो सकते हैं। लिखित रिटेन, मौखिक ओरल, शाब्दिक वर्बल, अशाब्दिक नॉन वर्बल, है ना। प्राप्तकर्ता रिसीवर, संप्रेषण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसमें प्राप्तकर्ता ना हो। स्रोत द्वारा प्रेषित भावों को जिस व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। प्राप्तकर्ता की रुचि, योग्यता एवं दक्षता आदि का प्रभाव संप्रेषण प्रक्रिया पर भी पड़ता है। अतः संप्रेषण करने हेतु प्राप्तकर्ता का पूर्ण, सक्षम, क्रियाशील एवं अभिप्रेरित रहना आवश्यक है। अनुक्रियात्मक व्यवहार या पृष्ठपोषण, संप्रेषण माध्यम के द्वारा संप्रेषित सामग्री को प्राप्तकर्ता किस रूप में ग्रहण करता है यह समझता है, तथा उसके संबंध में वह क्या अनुक्रिया व्यक्ति अभिव्यक्त करता है को अनुक्रिया व्यवहार या पृष्ठपोषण कहते हैं। इस अनुक्रिया व्यवहार या सामग्री को समुचित संप्रेषण के माध्यम के द्वारा स्रोत तक पहुंचाने की प्रभावशीलता पर संप्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच संप्रेषण की निरंतरता निर्भर करती है। अनुक्रियात्मक व्यवहार या पृष्ठपोषण ग्रहीता तथा प्रदान करने वाले के मध्य संप्रेषण का परिणाम होता है। विषय वस्तु के आधार पर ग्रहीता अनुक्रिया करता है तथा उसके अनुक्रिया के स्तर के अनुसार संप्रेषण प्रदाता पृष्ठपोषण प्रदान करता है। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व, संप्रेषण की प्रक्रिया में इसके दोनों तत्वों, जो इसके सहायक होते हैं तथा जो बाधक होते हैं, दोनों ही प्रभावित करते हैं। संप्रेषण की सफलता एवं असफलता इन्हीं दोनों तत्वों पर निर्भर करती है। संप्रेषित सूचना या विचार संप्रेषणकर्ता से प्राप्तकर्ता तथा प्राप्तकर्ता से संप्रेषणकर्ता तक पहुंचाने में जिन माध्यमों या तत्वों से होकर गुजरना पड़ता है, ये सभी तत्व संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व या घटक। संप्रेषण संदर्भ, संप्रेषण प्रक्रिया निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है ना। संप्रेषण संदर्भ, संप्रेषण संदर्भ के अंतर्गत निम्न बिंदुओं का समावेश होता है। समय संदर्भ में जैसे दिन का समय तथा समयावधि। सामाजिक संदर्भ में विद्यालय या कक्षा का वातावरण। भौतिक संदर्भ में स्कूल, शिक्षण कक्ष आदि। मनोवैज्ञानिक संबंध में औपचारिकता या अनौपचारिकता, है ना। संदेश का स्रोत, व्यक्ति, शिक्षक आदि के माध्यम से शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से जो संकेत दिए जाते हैं वह संदेश स्रोत कहलाते हैं। संप्रेषण स्रोत से ही संप्रेषण प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसका निर्धारण विषय वस्तु के आधार पर होता है। संदेश के उचित प्रभाव के लिए संदेश भेजने वाला संदेशों का उचित माध्यम से संप्रेषण करता है। संदेश संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश एक उद्दीपक होता है, स्टिमुलस होता है, जिसका प्रेषण संदेश भेजने वाले संदेश संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश एक उद्दीपक होता है जिसका प्रेषण संदेश भेजने वाले के माध्यम से किया जाता है। संदेश मौखिक, लिखित, सांकेतिक आदि के रूपों में भी हो सकता है।
इसके अतिरिक्त यह पोस्टर या चार्ट अथवा पैम्पलेट आदि के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। संप्रेषण का माध्यम: जिन साधनों की सहायता से संदेश संदेश स्रोत आदि से संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंचाया जाता है, संप्रेषण के माध्यम कहलाता है। संप्रेषण के माध्यम द्वारा संदेशों को भौतिक रूप से प्रेषित किया जाता है। संप्रेषण के कुछ प्रमुख उदाहरण रेडियो, तार, स्टूडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पत्र आदि हैं। संकेत या प्रतीक: इन प्रतीकों के माध्यम से किसी अन्य चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा ये शाब्दिक एवं अशाब्दिक भी हो सकते हैं। शब्द स्वयं में एक संकेत या प्रतीक के रूप में होते हैं। एनकोडिंग: एनकोडिंग की प्रक्रिया में किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति हेतु विशेष संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। डिकोडिंग: इस प्रक्रिया में संदेश स्रोत से प्राप्त संकेतों या प्रतीकों का मूल अनुवाद में परिवर्तन कर संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश ग्रहण करता है। पृष्ठपोषण: संप्रेषण प्रक्रिया में पृष्ठपोषण वह प्रत्युत्तर होता है जो संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे संदेश के विषय में अपने मत प्रस्तुत करना आदि हैं। संदेश ग्रहणकर्ता: संदेश ग्रहणकर्ता वे व्यक्ति होते हैं जो संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग होते हैं, जैसे छात्र, श्रोता, दर्शक, पाठक आदि। अतः ये सभी तत्व संप्रेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। संप्रेषण के सिद्धांत: संप्रेषण की प्रक्रिया बहुपक्षीय या द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है तथा उसके विभिन्न पक्ष एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया हेतु कुछ संप्रेषण सिद्धांतों का उल्लेख निम्नलिखित है। अब प्रेरणा एवं तत्परता का सिद्धांत: संप्रेषण प्रक्रिया के समय संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण ग्रहण करने वाले व्यक्ति दोनों को सजग, तत्पर एवं अप्रेरित रहना चाहिए। संप्रेषण के समय यदि दोनों में से कोई एक पूर्णतः प्रेरित नहीं होता है तो संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होगी या उसके प्रभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा संप्रेषण के उद्देश्य से पूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। सक्षमता एवं योग्यता का सिद्धांत: उत्तम संप्रेषण हेतु आवश्यक होता है कि संप्रेषणकर्ता में उचित योग्यता एवं क्षमता का होना आवश्यक है। जैसे यदि एक शिक्षक अपने विषय से संबंधित प्रश्न ज्ञान एवं योग्यता का प्रदर्शन नहीं करता तो वह संप्रेषण में उचित भूमिका निभा नहीं सकता। इसी प्रकार विद्यार्थी भी विषय से संबंधित सूचना में योग्यताओं के अभाव में संप्रेषण का लाभ नहीं उठा सकते। अतः शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को संप्रेषण कला में कुशल होना आवश्यक है। भागीदारी एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत: संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, इसलिए संप्रेषण प्रक्रिया में दोनों पक्षों के मध्य भागीदारी एवं सहयोग होना आवश्यक है। कक्षा में संप्रेषण के समय यदि शिक्षक एवं छात्रों के मध्य उचित अंतःक्रिया द्वारा संप्रेषण में भागीदारी निभाई जा सकती है। संप्रेषण में जिसकी जितनी अधिक भागीदारी रहेगी, संप्रेषण उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण होगा। संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत: संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संप्रेषणकर्ता द्वारा संप्रेषित की जाने वाली सामग्री की उपयुक्तता अत्यधिक आवश्यक होती है। पर्याप्त योग्यता के होते हुए भी शिक्षक में यदि उपयुक्त संप्रेषण कौशल एवं अधिगम अनुभवों का आवश्यक ज्ञान नहीं होगा तो संप्रेषण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः संप्रेषण की जाने वाली सामग्री की उपयुक्तता का होना अनिवार्य होता है। संप्रेषण सामग्री के उद्देश्य उपलब्ध संप्रेषण परिस्थिति एवं माध्यम से मेल खाती हो तथा विद्यार्थियों की योग्यताओं, क्षमताओं एवं ज्ञान के आधार पर होनी चाहिए। उचित पृष्ठपोषण का सिद्धांत: संप्रेषण कितना प्रभावी हुआ है या नहीं, इस बात की जानकारी संप्रेषणकर्ता को तभी प्राप्त हो सकती है जब संप्रेषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति से उचित पृष्ठपोषण प्राप्त होता रहे। भाषण एवं कहानी सुनाने वाले व्यक्ति को सुनने वाले से किसी भी रूप में शाब्दिक या अशाब्दिक उचित पृष्ठपोषण फीडबैक प्राप्त होता रहता है, तभी वह रुचिपूर्वक कहानी सुना सकता है। इसी प्रकार कक्षा में संप्रेषण के समय अध्यापक को यदि अपनी पढ़ाई की जाने वाली सामग्री की प्रभावशीलता के संबंध में छात्रों द्वारा उचित भागीदारी और रुचि द्वारा पृष्ठपोषण प्राप्त होता है, तभी संप्रेषण प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होती है तथा विद्यार्थी अधिगम संप्रेषण में रुचि लेते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त इस प्रकार का पोषण शिक्षक को संप्रेषण प्रक्रिया में आवश्यक सुधार लाने हेतु आवश्यकताओं का ज्ञान कराता है। अतः उचित पृष्ठपोषण प्रभावशाली संप्रेषण प्रक्रिया हेतु आवश्यक है। संप्रेषण में सहायक और बाधक तत्वों का सिद्धांत: संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधक एवं सहायक तत्वों एवं परिस्थितियों का संबंध संप्रेषण के स्रोत एवं ग्राहक के मध्य होता है। एक ओर जहाँ ये तत्व अध्यापक एवं विद्यार्थियों को अपने तरीकों से संप्रेषण संचार में सहायता प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न कमियों जैसे प्रकाश की कमी, शोरगुल आदि के रूप में बाधक तत्व संप्रेषण में बाधा डालते हैं।
अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जिस समय संप्रेषण प्रक्रिया होती है उस समय संप्रेषणकर्ता एवं प्राप्तकर्ता दोनों का उत्साही, सजग एवं अभिप्रेरित रहना अति आवश्यक होता है, या यूं कहें कि अनिवार्य होता है। व्यक्ति अभिप्रेरित होकर किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रखता है तथा समाप्ति के स्तर तक ले जाता है, क्योंकि यह अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य होता है। यदि दोनों में से कोई एक भी अभिप्रेरित नहीं है तो संप्रेषण की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेंगे। प्रभावी कारकों का सिद्धांत। विभिन्न प्रकार के तत्व एवं परिस्थितियां प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इन परिस्थितियों एवं कारकों का संबंध संप्रेषणकर्ता एवं प्राप्तकर्ता दोनों से ही होता है। कभी यह कारक सहायक होते हैं तो कभी बाधक होते हैं। जब यह कारक सहायक रूप में होते हैं तब ये शिक्षक एवं शिक्षा विद्यार्थी के बीच संप्रेषण व अंतःक्रिया में सहायता करते हैं, जबकि बाधक के रूप में शोरगुल, प्रकाश का अभाव, देखने एवं सुनने की उपस्थिति, कठिनाइयां संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः संप्रेषण में बाधा तत्वों का प्रभाव जितना कम होगा, संप्रेषण उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। संप्रेषण माध्यम की उपयुक्तता का सिद्धांत। संप्रेषण माध्यम संप्रेषणकर्ता एवं प्राप्तकर्ता के मध्य की कई कड़ी को जोड़ने वाला होता है। संप्रेषण माध्यम जितना अधिक उपयुक्त एवं सशक्त होगा, संप्रेषण भी उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। परंतु जहाँ इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध या अनुपयुक्तता आ जाएगी, संप्रेषण का प्रभावशीलता का स्तर गिरता चला जाएगा। अतः कक्षा संप्रेषण में एक अध्यापक को शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के माध्यमों का यथानुकूल प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया को निरंतर, प्रभावपूर्ण तथा सजीव बनाने के लिए दृश्य, श्रव्य एवं अन्य संवेदात्मक अनुभूतियों से संबंधित साधनों और माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। इन सहायक एवं बाधक तत्वों की संप्रेषण प्रक्रिया में जितनी अधिकता या कमी होगी, संप्रेषण उतना ही प्रभावपूर्ण होगा। विषम परिस्थितियों में विषम परिणाम ही प्राप्त होंगे। अतः संप्रेषण में विभिन्न विषम परिस्थितियों एवं बाधक तत्वों पर उचित नियंत्रण उपाय किए जाने चाहिए तथा सहायक तत्वों को भी बढ़ाए जाने के उपाय किए जाने चाहिए। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें संप्रेषण ही है, आपको इसे सुनेंगे, एक प्रकार का मैसेज ही है। इसमें देखिए अगल बगल की आवाज़ें आ रही हैं तो डिस्टरबेंस हो रही है, तो बाधक हो रहे हैं, यही सब बाधाएं हैं। तो चलिए संप्रेषण के प्रकार। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियात्मक, डायनेमिक या सक्रिय और जीवंत बनाने के लिए संप्रेषण की अनवरतता या निरंतरता आवश्यक होती है। शिक्षण में संप्रेषण को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण के दो प्रकार हैं, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण, वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख्य मुद्राएं यानी आई कांटेक्ट एंड मुख्य मुद्राएं। कोई मुद्रा स्टैचूज वैसी होती हैं, मुद्रा आप जैसे कोई आप शरीर से इशारा करते हैं तो वही है। और स्पर्श संपर्क, ठीक है, टच टच कांटेक्ट। शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन। जिस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। शाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग मौखिक रूप में वाणी के माध्यम से तथा लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के माध्यम से विचारों एवं भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इस संप्रेषण को भी दो भागों में बांटा गया है। मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संप्रेषण में तथ्यों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप में किया जाता है। इसमें प्रायः सूचना देने वाला एवं सूचना लेने वाला दोनों आमने सामने होते हैं। व्याख्या, वार्ता, परिचय, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के द्वारा मौखिक संप्रेषण किया जाता है। लिखित संप्रेषण, इस संप्रेषण में सूचना देने वाले एवं सूचना पाने वाले व्यक्तियों का एक दूसरे के सामने आमने सामने होना आवश्यक नहीं होता। इसमें सूचना देने वाला लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के द्वारा इस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त करता है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति, संदेश देने वाले व्यक्ति भावना को समझकर अर्थ लगाते हैं। यदि लिखित भाषा सरल, सुगम एवं बोधगम्य होती है तो लिखित संप्रेषण अधिक सुग्राह्य होता है। अतः लिखित संदेश में सुग्राह्यता का गुण होना आवश्यक है ताकि संदेश बिना किसी संदेह के सही रूप में ग्रहण किया जा सके। अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण में वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि इस संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं होता। अशाब्दिक संप्रेषण को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। वाणी संप्रेषण, इस संप्रेषण के अंतर्गत विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या छोटे छोटे समूह में आमने सामने रहकर वाणी के माध्यम से करता है। चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, अशाब्दिक संप्रेषण में चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राओं का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली समझा जाता है। कक्षा कक्ष में चक्षु संपर्क के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों की की स्थिति का सही मूल्यांकन करने में सफल होते हैं। मुख मुद्राओं के द्वारा प्रसन्नता, भय, क्रोध, शोक आदि एवं आश्चर्य आदि का संप्रेषण सुगमता से किया जाता है। मुख बधिरों के लिए यह संप्रेषण अति उपयोगी है। स्पर्श संपर्क, जिस संप्रेषण में स्पर्श को प्रमुख माध्यम बनाया जाता है उसे स्पर्श संपर्क संप्रेषण की संज्ञा दी जाती है। इस संप्रेषण में व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने में स्पर्श को माध्यम बनाते हैं। जैसे जब दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो वे स्पर्श के द्वारा स्वतः ही समझ जाते हैं कि यह मित्रता का हाथ है या शत्रुता का प्यार का हाथ है या दिखावे का। दृष्टिहीन बालकों के लिए इस स्पर्श संपर्क एक बहुत ही बड़ा वरदान है। संप्रेषण के कार्य, संप्रेषण को प्रेषण करने की, विचार विनिमय की करने की, दूसरों की बातें सुनने तथा अपनी बात दूसरों को पहुंचाने की अभिवृत्तियों, विचारों, संवेदनाओं एवं ज्ञान को विनिमय करने की एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए संप्रेषण के मुख्य कार्य निम्नलिखित होते हैं। संप्रेषण सूचनाएं प्रदान करता है, क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से ही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं देता है एवं दूसरे से सूचनाएं प्राप्त करता है। संप्रेषण संदेश या निर्देश अथवा आदेश को प्रेषित करता है। दूसरे शब्दों में संप्रेषण के द्वारा ही संदेश आदि का प्रसारण होता है। संप्रेषण किसी व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के प्रति अथवा विभिन्न व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति विश्वास जागृत करता है। संप्रेषण विभिन्न व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है। इस प्रकार संप्रेषण एक क्रियात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण करने वाला तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं, जब किसी संप्रेषण प्रक्रिया में कोई बाधा आ जाती है तो प्राप्त सूचना या संदेश या तो अपूर्ण रूप से ग्रहण होता है या गलत हो जाता है, अतः हमारे समझने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इससे कभी कभी संप्रेषण संबंध टूट जाते हैं, अतः संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। डॉक्टर कुमार के द्वारा संप्रेषण की बाधाओं को सारणीकृत किया गया है जो इस प्रकार हैं। भौतिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स, शोर, अदृश्यता, वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं, खराब स्वास्थ्य तथा ध्यान का केंद्रित न हो पाना। भाषा की बाधाएं, लैंग्वेज बैरियर, अस्पष्ट शब्द, अनावश्यक शब्द, शब्दों को चबा कर बोलना, गलत उच्चारण, अस्पष्ट ग्राफिक्स तथा संकेत। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, पूर्वाग्रह, अरुचि, ध्यान न दे सकना, गलत प्रत्यक्षीकरण, अलाभकर अनुभव और जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण तथा अपूर्ण जिज्ञासाएं। पृष्ठभूमि की बाधाएं, पूर्व अधिगम, सांस्कृतिक भेदभाव तथा पूर्वकार स्थिति तथा पूर्व कार्य का वातावरण। ये बैकग्राउंड बैरियर्स था, पृष्ठभूमि। और मनोवैज्ञानिक में साइकोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं उसे, ठीक है। प्रोफेसर एस श्रीवास्तव के अनुसार संप्रेषण की बाधाओं को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। संप्रेषण प्रेषणकर्ता से संबंधित बाधाएं, संदेश प्रसारण से संबंधित बाधाएं, संप्रेषण प्राप्तकर्ता से संबंधित बाधाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। संप्रेषण को बाधित करने वाली कारक का नाम बताइए। कुछ अन्य बाधाएं और भी हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि स्रोत एवं प्राप्तकर्ता के बीच चलने वाली संप्रेषण की प्रक्रिया प्रेषक में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुपयुक्त वातावरण एवं बाधा डालने वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण संप्रेषण की प्रभावशीलता लुप्त हो जाती है एवं शनैः शनैः उसकी संपूर्ण लड़ी टूट जाती है। अतः इन प्रतिकूल परिस्थितियों के विषय में जानना अति आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित हैं। संवेग तथा भावनाएं, जब व्यक्ति किसी शब्द को अथवा बात को सुनते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करता है या प्रत्येक व्यक्ति के मन में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती हैं।
ये सभी प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के संवेगों तथा भावनाओं आदि पर निर्भर करती हैं। अनुकूल शब्द से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, इसके विपरीत प्रतिकूल शब्द से गलत प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। गलत प्रतिक्रियाओं के मध्य सही संदेश की गलत अर्थ प्रदान करते हैं। परिस्थिति जन्य संदर्भ: जब किसी शब्द एवं वाक्य को अर्थ परिस्थितियों के संदर्भ से हटाकर देखा जाता है, तब उसका अर्थ बदल जाता है और सही अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में संदेश गलत अर्थ देता है। अतः प्रत्येक संदेश को सही संदर्भ में पढ़ना, देखना तथा समझना आवश्यक है। अब भाषा संबंधी बैरियर्स हैं। भाषा में एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। अतः किस शब्द का प्रयोग कहाँ और किस लिए हुआ है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो संदेश ग्रहण में कई भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। शोर: शोर भी संप्रेषण के आने वाली एक बड़ी बाधा है। शोर भी कई बार संदेश ठीक से सुनाई नहीं देता और गलत संदेश ग्रहण कर लिया जाता है। रुचि का अभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट: संप्रेषण का मुख्य आधार संप्रेषण स्रोत एवं प्राप्तकर्ता होता है। इन दोनों में यदि किसी कारणवश किसी एक में भी रुचि का अभाव हो जाता है तो संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावहीन हो जाती है और अंततः बिखर जाती है। संप्रेषण माध्यम की कमी: संप्रेषण माध्यम स्रोत एवं प्राप्तकर्ता के मध्य संप्रेषण जारी रखने में एक सेतु का काम करता है। यदि यह सेतु कमजोर, निष्क्रिय या अक्षम होता है तो विनिमय आदान प्रदान रूपी कार्य नहीं हो पाता है। अतः संप्रेषण माध्यम की कमियां संप्रेषण में बहुत अधिक बाधक सिद्ध होती हैं, क्योंकि जिस भाषा एवं संकेतों का प्रयोग वह संप्रेषण के मध्य कर रहा है, यदि उसे प्राप्तकर्ता समझ नहीं पा रहा है तो संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावित होती है। संप्रेषण सामग्री की कमियां: यदि संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है अथवा वह उसकी योग्यता तथा क्षमताओं के अनुकूल नहीं है तो संप्रेषण का प्रभाव बाधित हो जाता है। इसके अतिरिक्त संप्रेषण सामग्री से संबंधित ऐसी बातें हैं जो संप्रेषण में बहुत बाधक सिद्ध होती हैं। जैसे जब संप्रेषण सामग्री व्यवस्थित नहीं होती है एवं विचारों में तारतम्य नहीं होता है तो कई बार विरोधी विचार बातें प्रेषित कर दी जाती हैं, जिससे प्राप्तकर्ता को उचित अनुक्रिया कर संप्रेषण को बनाए रखने में कठिनाई होती है। वातावरण जनित कमियां: वातावरण जनित परिस्थितियां जिसमें संप्रेषण की प्रक्रिया क्रियान्वित होती है, यदि वह अनुकूल नहीं है तो संप्रेषण की प्रक्रिया में मंदता एवं प्रभावहीनता आ जाती है। वातावरण जनित परिस्थितियां जो संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं वे इस प्रकार हैं: मौसम की प्रतिकूलता अर्थात जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान आदि। सुविधाओं की कमी अथवा अभाव जैसे प्रकाश, बिजली, पानी, वायु आदि की समस्या। उत्साह, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का अभाव। संप्रेषण में प्रतिभागी परिस्थितियों का आपसी सहयोग, असहयोग या प्रतिस्पर्धापूर्ण व्यवहार आदि। प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां: प्राप्तकर्ता में पर्याप्त रुचि का अभाव, उचित योग्यता एवं क्षमता का अभाव। संप्रेषण माध्यम संबंधी कमियां आदि भी बहुत बार संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त संप्रेषण के समय वह प्राप्तकर्ता जिस शारीरिक एवं मानसिक स्थिति से गुजर रहा होता है उसका भी प्रभाव संप्रेषण की प्रक्रिया में पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों उसे संप्रेषण से दूर ले जाती हैं। संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करना, कैसे दूर कर सकते हैं देखें। एक प्रभावशाली संप्रेषण तभी संभव होता है जबकि संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया जाए। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पता है भैया, संप्रेषण में सरल, सुगम, सुबोध तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संप्रेषण में संदेश इस प्रकार लिखना चाहिए कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो उसे सरलता से समझ सके। संप्रेषण प्रक्रिया में बाधित तत्वों का पूर्ण दृष्टि रखनी चाहिए। प्रतिपुष्टि की ठीक तथा उचित व्यवस्था करनी चाहिए। संदेश देने में यदि किसी विशेष बिंदु पर बल देना हो तो उस शब्द की पुनरावृत्ति की जानी चाहिए। विलंबित तलों पर नियंत्रण। श्रेष्ठ श्रवणकर्ता का गुण होना चाहिए। ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। सक्रिय श्रवणकर्ता की आदत का विकास होना चाहिए। संप्रेषण के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र तथा शिक्षक दोनों ही प्रभावशाली संप्रेषण के लिए प्रयत्न करते हैं। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु संप्रेषण का प्रभावशाली होना अत्यंत आवश्यक है। उचित संप्रेषण माध्यम से शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली वस्तु का संप्रेषण जितनी अधिक कुशलता एवं प्रभावशीलता से होगा
छात्रों का अधिगम उतना ही अधिक प्रभावी एवं अस्थायी होता है। जिस शिक्षा का संप्रेषण कौशल प्रभावशील होता है उसे योग्य सफल शिक्षक कहा जाता है। संप्रेषण का सीधा संबंध अधिगम से होता है। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत संप्रेषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हर्बर्ट महोदय के अनुसार शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है। हर्बर्ट महोदय के कथन से यह स्पष्ट है कि शिक्षण में प्रभावशीलता होनी चाहिए। ये प्रभावशीलता तभी आएगी जब शिक्षण प्रक्रिया उचित एवं प्रभावी संप्रेषण द्वारा हो। संप्रेषण के अभाव की स्थिति में शिक्षण प्रभावहीन हो जाता है। जब तक शिक्षकों द्वारा छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया जाएगा, तब तक छात्रों में शिक्षकों द्वारा कहे गए कथनों के प्रति विश्वास नहीं उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में छात्र उस कथन को आत्मसात नहीं कर सकेगा, फलस्वरूप अधिगम दृढ़ एवं अस्थायी नहीं हो सकेगा। संप्रेषण शिक्षण प्रक्रिया का मूल आधार है। संप्रेषण के अभाव में शिक्षण व प्रक्रिया असंभव है, और यदि शिक्षण प्रक्रिया नहीं होगी तो अधिगम भी नहीं होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए संप्रेषण का होना अति आवश्यक है। संप्रेषण के अभाव में शिक्षक अपने विचारों, तथ्यों को छात्रों तक नहीं पहुंचा सकेगा, और न ही छात्र किसी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, जिस कारण ना ही प्रभावी शिक्षण हो सकेगा और न ही प्रभावी अधिगम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण की प्रमुख भूमिका रहती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों एवं छात्राध्यापकों को जटिल नियमों, विधियों, पद्धतियों तथा शिक्षण अभिनीतियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए संप्रेषण तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है। इन संप्रेषण तकनीकियों के प्रभावी उपयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप प्रदान किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेषक, सेंडर, विचारों तथा भावों के आदान प्रदान का प्रारंभ जिस व्यक्ति या स्रोत द्वारा किया जाता है उसे ही संप्रेषण कौशल का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। जब तक कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करने को तैयार नहीं होता है, तब तक संप्रेषण प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो सकती है। अतः इस प्रकार संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक से तात्पर्य उस व्यक्ति या समूह विशेष से होता है जो अपने विचारों एवं भावों को किसी अन्य व्यक्ति या समूह विशेष तक पहुंचाना चाहता है। संदेश, मैसेज संदेश एक उद्दीपक होता है जो प्रेषक द्वारा प्रेषित किया जाता है। प्रेषक द्वारा संदेश लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप में भेजे जाते हैं। संप्रेषण पूर्ण रूप से संदेश पर निर्भर होता है, इसलिए संदेश हमेशा रोचक एवं यथार्थवादी होना चाहिए। संदेश संप्रेषक के दिमाग में पैदा होता है, जहां वह उसे संवर्धित करके संप्रेषण के माध्यम से श्रोता तक पहुंचाता है। इस प्रकार सूचना का वह तत्व जिसका आदान प्रदान किया जाता है उसे संदेश कहते हैं। संदेश वह सूचना है जिसको प्रेषक अपने श्रोताओं को इस ढंग से पहुंचाता है कि वे उसे समझें व समझकर उस पर अमल करें। कोई संदेश तभी सफल माना जाता है जब प्राप्तकर्ता उसे सफल माने, उन्हें स्वीकार कर ले। इस प्रकार संदेश का अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। प्राप्तकर्ता प्रेषक को उत्तर संदेश के रूप में ही देता है। संदेश प्राप्तकर्ता व प्रेषक के संबंधों को मजबूत व कमजोर कर सकता है। संदेश अपने प्रभाव के अनुरूप दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक संदेश से तात्पर्य ऐसे संदेश है जो श्रोताओं को आकर्षित करते हैं एवं इनका उद्देश्य सुख, विकास एवं परिणाम मूलक होता है। नकारात्मक संदेश निष्कर्ष युक्त, आलोचनात्मक एवं अलाभकारी होते हैं। संप्रेषण को किसी भी प्रक्रिया में संदेश एक अनिवार्य भूमिका निर्वाह करता है। संप्रेषण प्राप्तकर्ता, प्रेषित संदेश जो प्रेषणकर्ता द्वारा भेजा जाता है एक माध्यम से होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। प्रेषणकर्ता ही संदेश को बनाता है तथा प्राप्तकर्ता के लिए प्रेषित करता है। संदेश प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जो प्रेषित संदेश को प्राप्त करता है। संप्रेषण प्राप्तकर्ता में श्रोता, छात्र, दर्शक, पत्र पत्रिकाओं के पाठक आदि हो सकते हैं। प्राप्तकर्ता इन संप्रेषण को विभिन्न माध्यमों के द्वारा ग्रहण करता है तथा उनका उचित प्रयोग करता है। माध्यम वह साधन है जिसके द्वारा संप्रेषणकर्ता संदेशों एवं सूचनाओं का ग्राहिता तक भेजता तथा ग्राहिता इन सूचनाओं को उन्हीं साधनों की सहायता से प्राप्त करता है। माध्यम प्रत्यक्षीकरण की भावना होती है, जिसके द्वारा ग्राहिता संदेश एवं सूचनाओं को देखता है, सुनता है
स्पर्श करता है, स्वाद एवं गंध को महसूस करता है। संप्रेषण माध्यम का एक पथ है जिसमें सूचनाओं को भौतिक रूप से प्रेषित किया जाता है। ये माध्यम तार, रेडियो, स्टूडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पत्र, दूर संचार आदि हो सकते हैं। संप्रेषणकर्ता इन्हीं माध्यमों का उपयोग कर सूचनाओं को प्रेषित करता है तथा ग्रहीता प्राप्त कर पृष्ठपोषण प्रदान करता है। विश्लेषण। आज के आधुनिक काल में प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों तथा अभिव्यक्तियों को संप्रेषण के माध्यम से व्यक्त करता है। व्यक्ति अपने सुख दुख, जीवन एवं मरण की प्रक्रियाओं में विभिन्न परिस्थितियों से सामना करता है तथा संप्रेषण के उपयोग द्वारा अपने संवेगों को प्रकट करता है। भाषा जैसे स्टेटस आज भाषा के विकास में भाषा के विकास से पूर्व व्यक्ति अपने भावों का अशाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से व्यक्त करता था। इस प्रकार इसका उपयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है। संप्रेषण के अभाव में मानव जीवन की कल्पना बेबुनियाद है। संप्रेषण के अंतर्गत भाषा, बोली, संकेत, भाव, विभक्ति एवं विचारों का आदान प्रदान होता है। मानव अन्य जीवों में सर्वश्रेष्ठ एवं भिन्न है, इसलिए यह अधिक क्रियाशील रहता है। अतः वह अपने विकास हेतु निरंतर खोज एवं अन्वेषण करता रहता है तथा भाषा के विकास द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने लगा। व्यक्ति अपने भाव, व्यवहार, विचार, सभ्यता एवं संस्कारों को संप्रेषण के माध्यम से प्रकट करता है। संप्रेषण प्रक्रिया का निर्वहन भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा के माध्यम से ही संप्रेषण प्रक्रिया की सार्थकता संपन्न होती है। अतः संप्रेषण ही समस्त प्रक्रिया